जरदारी साहब जब जेल में थे तो उस बात को अरसा गुजर गया ज़्यादा, क्योंकि 2000 मेरे ख्याल में 3-4 में वो बाहर आ गए थे। तो अब तो मतलब अब तो ऐसे लोग वोटर बन गए हैं जो पैदा ही 2004 के बाद हुए थे जी। लेकिन लोगों को याद है वो टाइम जिसमें नवाज शरीफ साहब अंदर थे और रोज प्लेटलेट ऊपर नीचे हो रहे थे। और इधर कल इमरान खान का बयान ये है कि जी आप मुझे अंदर रखें, वो मेरे से मसला है ना, आपको आप मुझे अंदर रखें, जो मेरी पार्टी के बाकी लोग हैं उनको वो बाहर छठों को निकालें। बाहर करो। अब वो लोग जब ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं यार मतलब कितने ये तो कितने नवाज शरीफ थे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मजे आ गए, लुत्फ। सर बहुत 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 कुछ हो रहा है वाह। और हम आते हैं तमाम तर चीज़ों पे। पहले आपको एक मैं आगाह कर दूं अपडेट से। आपको पता रोज़ मैं एक ही चीज़ पे अपडेट्स आपके लिए ला रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, रहा नहीं जा रहा। तो हुआ ऐसे कि जी वो आहद चीमा साहब ने खुद फिर एक्शन लेने का फैसला किया। कल के एपिसोड में हमने काफ़ी बातें आपको पता है डिस्कस की। तो अपडेट ये है कि उन्होंने अपने लेटर हेड के ऊपर, वज़ीर हैं वो, उस लेटर हेड से एक लेटर जारी किया गवर्नर पंजाब को कि जी बड़ा मसला हो गया। ये तो पर्सनल रिक्वेस्ट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है इसको। हालांकि मैंने तो पूरे आवाम सबके लिए किया था ये, लेकिन इसको मीडिया और पेरेंट्स और सब जो है टारगेट कर रहे हैं कि ये को पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है, जो कि बात ठीक है कि तो वो कहते हैं कि यार मैंने नहीं चाहिए था, आप वापस ले लें, मुझे रिलीफ नहीं चाहिए अपने बच्चों के लिए। मैं अपनी जो भी चीज़ मैंने भेजी थी वो उसको मैं विड्रॉ करता हूँ और आप मुझे कोई रिलीफ ना दें। एंड में उन्होंने अलबत्ता ये कहा कि आप पॉलिसी बड़ी अच्छी है तो ऐसा करें, ये पॉलिसी रहने दें, आप पॉलिसी को चेंज ना कीजिए, पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है आपने, तो तमाम तर लोगों का फ़ायदा हो जाए, मैं इससे फ़ायदा अवेल नहीं करूँगा। तो सलूट्स, और उनकी पीआर टीम को भी सलूट के तुसी की कर रहे हो। हाँ जी सर, अब तो इन्होंने बेड़ागर करवा लिया। उन्होंने अपने लेटर में भी जो है वो अपर हैंड रखा कि जी मैं नहीं लेता लेकिन पॉलिसी बरकरार रखें। सो बुनियादी बात ये है कि जाहिर है जब एक स्कूल है उसमें हर तरह की ही रिक्वेस्ट्स एप्लीकेशंस आती होंगी, कुछ एंटरटेन हो जाती होंगी, कुछ नहीं होती होंगी। जी। लेकिन ये क्योंकि हुकूमती पार्टी के हैं तो इसलिए इन्होंने अपना बेड़ागर करवा लिया और हुकूमत ने इनके पीछे खड़े होकर अपना बेड़ागर करवा लिया है। और मुझे यकीन करे दोनों की परवाह नहीं है। मुझे जो वाहिद मसला है ना वो ये है कि इन्होंने ना चाहते और ना जानते हुए अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की है। वो अब बुली होंगे और इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, और ये अटैच हो जाएगी चीज़ अनफॉर्चुनेटली उनके साथ। चलें, अल्लाह करे ऐसे ना हो, हम तो ये नहीं कहते कुछ बिल्कुल। भी हो, लेकिन अच्छी बात मुझे एक वैसे अच्छी बात लगी है इसके अंदर, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्लूडिंग आर शो, कि किसी ने भी उनके बच्चों का नाम लेना और उनकी क्लासेस और ये वो जो है उस चीज़ को ज़्यादा नहीं किया। सब ने तकरीबन उस चीज़ से कहा है कि मतलब शुक्र है, ये एक रेड लाइन है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मैंने देखा, जितने जगह में मैंने कवर होते हुए देखा, सब ने ये कहा इंक्लूडिंग आर शो कि हम बच्चों का नाम उस तरह से नहीं लेंगे, उसका चीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज़ भी हुई कि तारड़ साहब जो हैं उनका भी मौक़िफ़ सामने है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि जी मैंने रब्ता करने की बहुत कोशिश की है, कि हम मना रहे हैं प्रिंसिपल साहब को कि तुसी ना जाओ। और क्योंकि अगस्त तक उन्होंने रहना था यहाँ पे, अब वैसे सुना है कि वो लीव्स पे चले गए हैं। 28 दिन की लीव गवर्नर साहब ने अप्रूव गवर्नर कर साहब दी ने है अप्रूव उनकी। की। उन्होंने इटली जाना है और उन्होंने जीसीसी की मीटिंग पे भी जाना है। हाँ, और एक जो G30 समिट था उसमें उन्होंने कहा था मैं नहीं जाऊंगा। सो वो मुझे नहीं पता वो चाह रहे हैं। एनीवेज, तो सर ये तो डबल हो गया ना। एक तो चीमा साहब जो इंडिविजुअल हैं, आज चीमा साहब, उन्होंने अपना वापस ले लिया और गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ था वो उन्होंने भी वापस ले लिया, ये बात कह के कि जी हम अब इनको मनाएंगे। तो अब सिर्फ रह गई अज़मा बुखारी साहिबा कि वो आके उन्होंने भी काफ़ी बातें की थी वो शो पे मंसूर के, तो वो भी आके फिर आपको मेरे ख्याल क्लैरिफिकेशन पेश करें कि जी एक ही कीता है, तो हमें तो नहीं पता था। सर इसमें एक मुझे वैसे मतलब ये तो एडसन की हद तक यही अपडेट्स थी और इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि नून लीग की पंजाब और वफाक में एक डिस्कनेक्ट है। एक लाइन नहीं है चीज़ों की। इस इशू को आप अगर एक केस स्टडी के तौर पे देखें तो तमाम पूरे पूरे
टाइम आपको कोई एक लीनियर अप्रोच नहीं नज़र आ रही थी, जिसके दिल में जो आ रहा था वो कर रहा था। वहाँ चीमा साहब अपना इंटरव्यूज़ दे रहे थे, तारड़ साहब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक दफ़ा कह दिया, फिर वो किसी शो पे जाके उन्होंने ये कह दिया कि जी हम उनको मना रहे हैं। आज़मा बुखारी साहिबा का कल इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी की तैसी, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। सो वफाक और ये जो पंजाब है उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसमें डिस्ट्रप्शन नज़र आ रही है। बिल्कुल आ रही है। और वो तो हमने भी एक रूमर का जिक्र किया था थोड़े दिन पहले कि सीएम साहिबा जिन लोगों को ब्यूरोक्रेसी में लगाना चाहती हैं वो कोई और हैं, और पीएम साहब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में जिसको लगाना चाहते हैं वो कोई और है। और है ये रूमर, इसमें हम वसूख के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सीएम साहिबा को शायद ये भी बताया जाता है, रूमर का ये हिस्सा है कि जी वो कोई और हैं जो आपकी लिस्ट पे नहीं मान रहे तो इसलिए वही लगेंगे। इसके अलावा ये तो हो गई पंजाब और फेडरल के अंदर भी डिस्कनेक्ट है। हाँ जी। सो इफ एजाज सैयद की स्टोरी करेक्ट है तो मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री में जिन लोगों को लगाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते। और फिर सुना है कि अगेन एजाज सैयद साहब के मुताबिक नकवी साहब ने ऊपर से फिर फ़ोन भी करवाए हैं जी। तो डिस्कनेक्ट तो हर जगह डिस्कनेक्ट ही डिस्कनेक्ट है। और यही जो है ना बुनियादी तौर पे हमारी जो आप अगली स्टोरी डिस्कस करें जाएंगे उसमें भी आपको ये आंसर नजर आएगा। हाँ, और नकवी साहब का देखें ना, नकवी साहब नून लीग के रहनुमा नहीं है। नकवी साहब जो हैं वो वफाक की अलामत है। वफाक की अलामत और हालांकि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक वजीर है, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। लेकिन ये लिखने की हद तक और बोलने की हद तक तो ठीक है, हकीकत ऐसी नहीं है और ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। और मतलब हो सकता है कि नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर हो शहबाज शरीफ के। बिल्कुल सर। अब सर चीज़ें जो है ना बड़ी, अभी जब आगे हम बातें करेंगे उससे आपको नजर आएगा कि जो हम पहले कह रहे थे कि यार अभी मसले बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो सब पहला मसला डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आया वो सियासी पार्टीज़ का मसला नहीं है, वो जुडिशरी का मसला है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने मिल के मुश्तरका एक खत, एक लेटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा और जिसके सरबराह काजी फरीसा साहब हैं, उनको कहा कि इसके ऊपर कोई एक्शन लें। इल्ज़ाम और शिकायत ये थी कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिसके अंदर सबसे प्रोमिनेंटली वो ISI का नाम ले रहे थे कि उन्होंने इनके केसेस में और इनकी दीगर मामलात के अंदर दखलंदाजी की है। उसके साथ साथ कुछ जज हजरात जो हैं उनके घर से कैमरे भी बरामद हुए हैं, घर के बाहर से भी और घर के अंदर बेडरूमों से भी, और वो भी एक बड़ी अफसोसनाक और खौफनाक तरीन बात है कि ऐसे है। अच्छा, उसके साथ साथ जो तमाम आपकी लॉयर्स की कम्युनिटी है जिसके अंदर इस्लामाबाद बार काउंसिल है, लाहौर हाई कोर्ट के कुछ सीनियर लोग हैं, सब जो हैं इसमें एक मुश्तरका तौर पे कह रहे हैं कि इनकी ब्रेवरी जो है हम भी सलूट करते हैं, बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ये चीज़ की है। अमूमन हमारे मुल्क में ऐसे होता नहीं है। और इसके अंदर सिर्फ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस चीज़ के अंदर अपना नहीं डाला केस, बाकी सब ने अलबत्ता इसके अंदर किया है। अब ये बॉल जो है सारी की सारी, और बहुत बड़ी बॉल है ये काजी फैज साहब के कोर्ट में गिर गई है। मेरे नज़दीक तमाम सियासी मसाइल अपनी जगह, काजी फैज साहब की क्योंकि ये अपनी बरादरी के ऊपर बात आ गई है तो ये उनके लिए एक सबसे, मेरे ख्याल में उनका जो टेन्योर है उसके अंदर सबसे अहम तरीन मसला जो है वो ये नज़र आ रहा है। और ये अभी चीज़ शुरू हुई है और ये इस तरह रुकेगी नहीं, इसके अंदर काफ़ी और चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और इसमें मुझे अगर सही याद पड़ रहा है तो इस चीज़ का भी जिक्र किया गया कि बीच में किसी को उठा लिया गया। जी, किसी के अहल खाना को उठा लिया गया, उनको भी उठा, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है कि वैसे तो हम जिस तरह कह रहे हैं ना कि आपने जैसा जिक्र किया कि ये जुडिशरी का और शायद इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, मतलब खैर जुडिशरी भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा ही होती है, लेकिन बेसिकली अगेन जो हम पिछली दफ़ा डिस्कनेक्ट की बात कर रहे थे, सो इस्टेब्लिशमेंट खुद एक पेज पे नहीं है और ये हम बात बहुत दफ़ा पहले कर चुके हैं। सो ये इसके जो नताइज निकलेंगे वो आपकी सियासत पे भी असरअंदाज होंगे। सो अगेन जो इसका मतलब है कि पिछले कुछ दिनों में जब इतना प्रेशर था तो उस दौरान जो फैसले हुए वो फैसले टेंटेड हो गए ना, तो इससे आप देखेंगे कि एक पार्टी को रिलीफ मिल सकता है। सो ये बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए अभी नहीं हो रहा, शौकत अजीज सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज हैं उन्होंने पहले बात की थी और इस खत में ये भी है कि जी वो पहले कह चुके हैं आपको, तो ये अब हम
मतलब अगर तो ये 6 हैं तो समझिए असल में 7 हैं जिन्होंने ये एक ही बात कर रहे हैं। तो सर जब बंदा 3 से 4 हो जाए ना तो इसका मतलब है बात में कुछ दम तो है। वो और फिर वही बात है कि एक तो दम तो वो तो हम हमेशा से ही एक तासुर तो ऐसा रहा है कि जी उनका जोर चलता है जी जुडिशरी के ऊपर, ये तो हमेशा से तासुर तो था। मतलब फेवरेटिज्म की भी बात आ रही है ना कि एक किसी को एक को दीवार के साथ लगाने की मद में ये सब कुछ जो है ये किराया गया, ये उनका कहना है। बिल्कुल। और अब जो है ना बुनियादी तौर पे सिर्फ वही बात है, हम इतने अरसे से यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये अगेन एक तो ये है कि जी जुडिशरी जो है वो अब जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से वीक हो रही है, और मैं वीक का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो वीक इस तरह से नहीं हो रही कि उनके पास ताकत वैसे कम हो रही है। जब मुल्क की इकॉनमी ख़राब होती है ना तो हर शख्स और हर जो है क्या कहते हैं महकमा, हर इदारा, हर सब कुछ ही वीक होता है। जब उनकी स्पेस कम होती है ना तो फिर दूसरे जो होते हैं वो स्पेस को लेने की कोशिश करते हैं। सो ये एक जुडिशरी जो है वो मतलब अगेन मतलब जो हमारे अहम तरीन क्या कहते हैं ताकतवर तरीन जो स्तून है उसमें मिलिट्री है, उसमें जुडिशरी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है जी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो रेस से काफ़ी अरसे पहले आउट होना शुरू हो गई, इस लिहाज से नहीं कि उनको पर्क्स कम मिलते हैं या उनके काम कम हो गए हैं, जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली हुआ ये कि क्योंकि एक इदारे से जब इजाज़त मिल गई कि आप ब्यूरोक्रेसी में आ सकते हो तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब उनका कंट्रोल इस तरह का हो गया कि वहाँ अब आपसी चपकलिश या आपसी ऊपर निकलने की या आपसी स्पेस लेने की वो फ्रिक्शन ख़त्म हो गई। लेकिन जुडिशरी अभी भी ऐसा इदारा है कि मतलब आप इस इदारे से निकल के जज नहीं बन सकते। तो वहाँ पे अभी भी वो है कि हमारी स्पेस, हमारी ताकत सेलेक्ट फ्यू के लिए। हाँ, सो वो सारी चीज़ें हैं। और फिर वही बात है कि मैं से ठंडे दिल से आप ये सोचें कि हम जब मतलब ऊपर लोग जो बैठे हुए हैं वो उनमें भी कुछ लोग तो होंगे ना जो कहते होंगे कि यार मतलब एक तो ये ना कि वो हैं ही अगर किसी और के साथ, उनकी इंक्लिनेशन ही किसी और के साथ है, वो तो एक चीज़ है। अगर उनकी इंक्लिनेशन बिल्कुल जो एक रियासती नैरेटिव इस वक्त प्रिवेल करता है वो भी हो तो भी उनको ये तो समझ में आ रही है ना कि जी अवाम जो है वो एक पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। फिर ये जो इलेक्शन हो गए हैं इन पे बहुत सवालिया निशान उठ गए हैं। फिर इकॉनमी की अभी हमने आगे बात करनी है, वो जिस तरह से डाउन हिल है, तो इस वक्त आप अगर एक पार्टी को ज़्यादा जबर का निशाना बनाएंगे तो वो होगा ये कि लोगों में उनकी हमदर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये मत करें। इधर कोई समझान कोई ये भी कहता होगा ज़रूर, आई एम अज्यूमिंग। तो अब वही बात है कि ये इंटरनल फ्रिक्शन जो है ना, ये पाकिस्तान फिर वही बात है फॉर गुड और फॉर बैड बदलेगा। ये जो हम अभी तक जितने तज्जिए होते हैं ना वो तज्जिए इस बुनियाद पे होते हैं कि जी अभी ये इवेंट हुआ है, अच्छा जी 1975 में ये हुआ था तो ये नतीजा निकला था तो अब यूं होगा जी, ये इवेंट हुआ है जी 2005 में यूं हुआ था तो यूं नहीं। अब आपको ना नए रास्ते भी निकलते दिखाई देंगे क्योंकि अब इसने बदलना भी है सर। और ये हम एक लिहाज से अनप्रेसिडेंटेड हम टेरिटरी में घुस गए हैं, क्योंकि ये देखें ना इतना खुल के होता होगा, मतलब सर्टेन क्वार्टर्स में होता होगा, बट आप उसके इर्द गिर्द के नासर देखें ना तो वो सब एक हद तक स्टेबल होते हैं। मतलब आपका मतलब डॉन लीक्स भी हुआ था और भी चीज़ें हुई थी, लेकिन तब एक 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 सॉर्ट ऑफ इतनी खिचड़ी नहीं थी इर्द गिर्द। अब क्योंकि गवर्नमेंट जिस किस्म की है, एक सबसे बड़ी पार्टी जो आपकी सिंगल बर्ड सबसे बड़ी पार्टी है उसका लीडर जेल में है, वो हमदर्दी वाली आपकी बात है। और उसके साथ साथ इस तरह की जो भी चीज़ आएगी ना वो मज़ीद तेल है आग के ऊपर। और वो आप देखें ना कि सो अनफॉर्चुनेटली मतलब जो जरदारी साहब जब जेल में थे तो उस बात को अरसा गुजर गया ज़्यादा। सो वो मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोगों को याद नहीं रहा, क्योंकि 2000 मेरे ख्याल में 3-4 में वो बाहर आ गए थे। तो अब तो मतलब अब तो ऐसे लोग वोटर बन गए जो पैदा ही 2004 के बाद हुए थे जी। लेकिन लोगों को याद है वो टाइम जिसमें नवाज शरीफ साहब अंदर थे और रोज प्लेटलेट ऊपर नीचे हो रहे थे। और इधर कल इमरान खान का बयान ये है कि जी आप मुझे अंदर रखें, वो मेरे से मसला है ना, आपको आप मुझे अंदर रखें, जो मेरी पार्टी के बाकी लोग हैं उनको छोड़ो बाहर करो।
हाँ, वो लोग जब ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं यार मतलब कितने, ये तो कितने नवाज शरीफ है। अब वो वाला जो था ना, जो जो बात पार्लियामान में बड़ी दफ़ा हो चुकी है और जगह भी हो चुकी है कि यार पीटीआई वो वाली पार्टी नहीं है जो कि ये जेलें काटेंगे, ये करेंगे, ये नैरेटिव ख़त्म हो चुका है। शायद हम भी एक ज़माने में ये बात करते हो, लेकिन प्रूवन रॉन्ग, जो ठीक है तस्लीम करने वाली बात है, वो खान साहब ने कहा मैं खुद ही सबके लिए काट लेता हूँ, ये वाली बात है। अच्छा, इसके अंदर सर एक और चीज़ जो पहले नहीं होती थी, अब जो हो रही है कि ये चीज़ जैसे ही हुई है, ये जुडिशरी वाली हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाली, स्टेट डिपार्टमेंट का बयान जो है वो उसी वक्त है, मतलब तकरीबन उससे आसपास। वो एक हैं जो पाकिस्तान का मुद्दा रखते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की जो होती है इनकी कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसके अंदर उसने फ़ौरन कह दिया कि आपको पता है कि ये 6 जजों ने बड़ी बहादुरी से ये चीज़ की है। हालांकि शायद वो गलत बोर्ड के, सुप्रीम कोर्ट का कह दिए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अलग बात है। तो वो स्टेट डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसका जवाब ये था कि भाई मुझे अभी ये डॉक्यूमेंट, मैं आ ही रहा था तो मुझे मेरे पास आया है, मेरे स्टाफ से इससे डिस्कशन हुई, मैं इसको डिस्कस करके आपको फिर इसके ऊपर जवाब दूंगा। और जब अमेरिका के अंदर इस तरह की बात होती है तो फिर उनके रिपोर्टर्स कहते हैं जी दसो जी तुझे पढ़ लिया, तो दसो सानू की है। और डोनाल्ड लू के साथ भी लिंक किया उस रिपोर्टर ने इसको बड़ी स्मार्टली, कि उसने कहा जी कि उसने कहा था इलेक्शन इंटरफेरेंस, और फिर ये, तो इन दोनों चीज़ों को ज़रा देखें ना। डोनाल्ड लूथर ने ये कहा था कि अगर हुई है तो गलत हुई है, और हुई है तो इसको प्रोब करें, और प्रोब अगर नहीं करे तो उसके बाद फ़ौरन ये चीज़ आ गई है। तो आप अब ये ज़हन में रखें कि जो अमेरिका है वो अब उस तरह से अपने आप को उसने थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिया है। मतलब पहले तो देखें अफगानिस्तान की वजह से इन्वेस्ट किया था, अब वो भी हमारे अंदर हमारी सियासत की वजह से इन्वेस्टेड है। बिल्कुल। और वो बुनियादी बात ये है कि ये जो चीज़ है ना, मुझे नहीं पता टीवी चैनल्स ये बात, कल ये जब आया खबर तो टीवी चैनल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? की सर। अच्छा, की है, फिर ठीक है। वरना अदरवाइज ये देखें कि मतलब शाहजेब ने पूरा ब्लॉक पे लिया इस पे, बस ज़बरदस्त है। वरना अदरवाइज मैं तो ये सोच रहा था कि 1 घंटे के अंदर, कोई लिखा भी हुआ था किसी ने कि 1 घंटे के अंदर जो है वो सबके मोबाइल फ़ोन पे ये चीज़ आ गई भी थी। हाँ। सो अब वो एक्स बंद है, टीवी रिपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अब सेंसरशिप से ज़्यादा मीनिंगलेस चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं, मतलब पहुंच गई ना सर बात, हर बंदे को पता है, हर बंदा ये बात कर रहा है, हम कर रहे हैं, चले सर। बहरहाल इसको तो डेफिनेटली हम, जैसे ही इसमें कुछ होगा, अगर जैसे मैंने कहा, नजरें अब एक ही तरफ हैं, काजी फैज़ा साहब अब वो जो लेते हैं फैसला, आगे बताते हैं, इसके ऊपर देखते हैं इसको क्या। बिल्कुल। और अब प्रॉब्लम वही है ना कि उनके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान उठ गए हैं। मतलब अगेन हमें नहीं पता ठीक है बात की गलत है, लेकिन असद तूर रिपोर्ट ये करता है कि जी उनकी तो मुलाकातें होती हैं, और वो तो मुझे तब भी पता था मुलाकातें कब शुरू हुई, लेकिन वो मैंने रिपोर्ट बाद में किया। सो अब अगेन वो ना सिर्फ ये कि उनके कोर्ट में है बॉल, अब वो बॉल भी तत्ता आलू बन गया। हाँ, नहीं, उनको बहुत केयरफुली इसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो कुछ भी नहीं होता तो फिर तो बहुत ब्लेटेंटली हो गया ना जी कि मैं उस चीज़ को नहीं, उस तरफ नहीं जा रहा। अगर बहुत ज़ोर से कर दिया तो फिर खतरात हैं, क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें जो है ये 6 जजों की हद तक तो नहीं है ना, फिर तो और भी है। बहुत जो है ना, फिर वही चीज़ है कि ये अगर किसी का ख्याल था ना, और हम सब यही कहते होते थे, आपको याद है इस शो पे कि जब वो लोग जज्बाती हो रहे थे तो वे कहते कि इधर तो 2 साल काटने मुश्किल हो जाने हैं, आप इजी रहें। अभी देखें होता क्या कुछ है। शुरू है सर हमारा इस हफ्ते के तमाम शोज में, ये मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा बड़ी खबर है सर। कंटेंट आप खुश हुए सर? अच्छा सर आगे चलते हैं कुछ और सर, अवामी जरा कुछ बातें कर लें। अवामी तो नहीं, मतलब वो खबरें जो कि हमें ज़्यादा मजा आता है जो करने का। तो खबर तो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन ज़ाहिर है मेरिट करती है कि हम इसके ऊपर बात करें। तो एक एम्बुलेंस में शिकारपुर में एक कार्डियक पेशेंट जो है वो वफात पा गए एम्बुलेंस के अंदर ही, चूँकि डाकू जो थे शिकारपुर में उन्होंने एम्बुलेंस के ऊपर अटैक किया और एम्बुलेंस के अंदर से कुछ डकैती करने की कोशिश की, और पेशेंट ने सफ़र किया, उनके ख़ानदान ने सफ़र किया। और ये खबर जो मैंने पहले पढ़ी तो मैंने कहा लो जी फिर वही वाली खबर है कि किसी सियासतदान या किसी बड़े आदमी का रूट लगा हुआ था तो एम्बुलेंस फंसी रही। तो आपने फिर मुझे करेक्ट किया कि नहीं, ये डकैती हो गई एम्बुलेंस के ऊपर। तो सर इसका मतलब है कि माशरा जो है वो उस चीज़ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। हाँ जी। और मैं जो है ना, बहुत अफसोसनाक खबर है, और मैं इसमें ना डाकुओं से अगर कोई देख रहे हैं तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि प्लीज़ एम्बुलेंस को ना लूटें,
और उसकी वजह ये नहीं है, सब आप देखें वो जो डाकू है ना, उनका भी इस किस्म का जाहिर है, कोई बंदा कुछ भी करता है ना तो वो पहले अपना रांझा जरूर राजी करता है, ठीक है, वो उसके अंदर की जो आवाज़ है ना उसको उसने राजी करना होता है। सो वही वाली चीज़ है ना कि मैं जो है हीरोइन बेचता हूँ लेकिन नमाज नहीं छोड़ता टाइप सीन। तो बात ये है कि डाकुओं ने जब एम्बुलेंस लूटने का सोचा होगा तो उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि यार ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, या उन्होंने ये ज़रूर सोचा होगा कि मतलब अगर हम सेहतमंद को लूट सकते हैं तो ये भी लूट सकते हैं। उन्होंने कोई ना कोई अपने लिए जस्टिफिकेशन बनाई होगी। लेकिन फिर वही बात है कि देखें, आप इसमें ना रोल नहीं अदा करना चाहते क्योंकि वो बंदा, एक बंदा कम हो गया दुनिया से, ठीक है। अगर वो बंदा आपका क्लाइंट था, अगर वो जिंदा रहता आप उसको लूट सकते थे वो फौत हो गया, ठीक। सो एम्बुलेंस को ना लूटें सर। वैसे भी सर एम्बुलेंस में क्या मिलना है उनको, मैं समझना चाह रहा हूँ। मतलब इक्विपमेंट तो लगी होती है लेकिन वो ऐसी कोई, मतलब वो कोई वेंटिलेटर नहीं होता है एम्बुलेंस के अंदर लगा हुआ जो जो जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा हो। मतलब कुछ ऑक्सीजन टैंक्स होंगे, कुछ उनकी दवाइयाँ शवाइयाँ होंगी, ये वो चले हालात बड़े मशी, हालात बड़े बुरे हैं, लोग आवाम जो है वो बड़ी परेशान है। बट एम्बुलेंस का चले इस तरह कर लेते हैं, मैं ज़रा ऐड कर दूँ कि अगर उसकी बत्ती चल रही हो ना तो फिर नहीं तुसी जाना कोल। हाँ, अगर वो बेचारे दो ड्राइवर जो वो वापस जा रहे हैं कहीं पे तो फिर आप सोच सकते हैं। वैसे तो हम खिलाफ हैं किसी भी डकैती के और लूट मार के, लेकिन अगर तो बहुत ही अपने आप को मनवा लिया आपने कि यार किसी एम्बुलेंस पे ही आपने सीन ऑन करना है, तो जब वो जा रही हो, बत्ती चल रही है, उसका मतलब अंदर को मरीज है, उसके अंदर वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो बस इतना सा मेरा मशवरा है। हाँ बिल्कुल। और हम पेश की माजरत है कि मुझे एकदम से ख्याल आया कि लोग माइंड अगर कुछ की दिल आज़ारी होगी कि हम एक ट्रेजेडी पे हमने थोड़ा सा बीच में तमस्खर कर दिया, तो माजरत। अच्छा सर, आगे गंदापुर साहब, गंदापुर के साहब कहते हैं कि कोई भी साफ़ी मेरा इंटरव्यू करना चाहे ज़रूर करे, लेकिन उसको फिर बराह रास्त नशर करें। तो गंदापुर साहब कह रहे हैं कि नो होल्स बार्ड, अनसेंसर्ड, जो मैं कहूँगा उसी तरह अगर तो आप नशर कर सकते हैं तो कर लें। तो गंदापुर साहब ने बेसिकली नेशनल टेलीविज़न से अपने आप को मेरे ख्याल में माजरत कर ली है। अब वो कह रहे हैं मैं यूट्यूब के थ्रू जाऊँगा। तो ये तो सिर्फ काम यूट्यूब पे हो सकता है सर, नेशनल टीवी पे नहीं हो सकता। सर लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ये दिस मेक्स सेंस। मैं तो खुद, वैसे तो खैर मैं अब जाता नहीं हूँ टीवी शीवी पे, कोई बुलाए भी तो मतलब, लेकिन कभी कभी जाना पड़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो आपने किसी से फेवर ली होती है खुद अपने किसी काम के लिए। तो अब वो शख्स जब आपको कहे कि जी आ जाओ, तो मतलब, और जरूरी नहीं है कि वो एंकर हो, वो किसी का प्रोड्यूसर हो सकता है, वो किसी का कुछ हो सकता है, तो फिर आपको जाना पड़ता है। लेकिन मैं खुद ये बड़े अरसे से सोच रहा हूँ, हालांकि मतलब कोई बात है, मैं तो कोई अहम आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे जहन में भी अगर ये बात है कि जब आप रिकॉर्डेड शो है तो किसी बंदे ने आपकी कोई बात काट के और किसी और से जोड़ दी है, तो वो मतलब आपकी बात ऐसी लग रही है जो कि आपने कही नहीं थी, कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं, अगर मेरे जैसे बंदे के जहन में ये बात आ सकती है तो सीएम, और ये मतलब मुझे तो समझ नहीं आई कि ये पहले सीएम क्यों हैं जिनको ये बात समझ में आई है। ये तो तमाम पॉलिटिशियंस को, और मैं पॉलिटिशियंस भी छोड़ दें, एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को, सबको ये होना चाहिए कि यार मतलब कुछ कट नहीं सकता फिर। और सर इसका बड़ा बेहतरीन तरीका है कि अमूमन जब बड़े लोग जो हैं टेलीविजन चैनल पे जाते हैं तो स्टाफ के साथ जाते हैं। तो आप अपने स्टाफ वाले को कहें यार कि अब तो सर इतना सा ट्राइपॉड मिल जाता है जो इतना बड़ा हो जाता है। आप एक बंदे की ड्यूटी हो यार कि जब मैं स्क्रीन पे हूँ ना, एक फ़ोन और कैमरा मेरे ऊपर है, वो मेरी कॉपी है रिकॉर्डेड शो के ऊपर, ताकि कुछ कटा ना तो मैं फ़ौरन अपने सोशल मीडिया पे लगा दूँ यार ये सही बात है। ये करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में टीवी चैनल पे फिर वो ये आदत छोड़ देंगे काटने वाली, और फिर बेहतरीन है। और वैसे भी आपके लिए जो जो खुद गया है शो पे, उसके लिए कंटेंट है कि यार मैं गया था, मेरा बात काटी, आप सबके लिए मैं अपने ट्विटर पे लगा देता हूँ, बात खत्म हो गई। ये भी हो सकता है। बिल्कुल, तो बेहतरीन है अप्रोच है सर। अच्छा सर, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं उन खबरों के ऊपर जो एक, ये तो खैर ज़रा, ये तो बहुत अच्छी खबर है इस जो मैं बताने लगा हूँ। इसके बाद ज़रा मैशी वाली पे आ जाएंगे सर। तो डीएचए के जो सरकारी अफसरान के लिए, डीएचए के नहीं, मैं सरकारी अफसरान के लिए डीएचए में 127 लग्जरी घर बनेंगे सर। ये 2 कनाल के घर जो हैं ये बनाए जाएंगे और 35 करोड़ रुपए का ये एक घर होगा, और 127 ऐसे घर जो हैं ये हमारे सरकारी अफसरान को मिलेंगे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वेरी नाइस सर। जो शख्स को घर पे सुकून ना हो वो मुल्क की खिदमत कैसे करेगा? इस तरह अगर सोचा जाए तो फिर तो ये 2 कनाल भी काम है। 2 कनाल जो है वो है नीम सुकून।
मेरे ख्याल में 4 पे जाके मुकम्मल सुकून आता है। तो ये आप 2-2 की जोड़ियां जोड़ दें, 4 कनाल का एक महल हो, उसके अंदर हमारी सरकारी जो अफसरान है वो रहें और वहीं से दफ्तर जाके काम करें। आप कह रहे हैं कि जिस तरह आर्लिंगटन और फेयरफैक्स में ½ एकड़ की कटिंग होती है। कटिंग वाह। सीधा सर 2 कनाल में सुकून नहीं है ना सर। वो 2 कनाल भी एक हद तक मतलब ये कि बहुत है ना घर 2 कनाल के, 4 के कम है। तो ये लोग जो हैं ये तो हमारे हमारे वो हैं ना, मतलब जिन्होंने काम करना है, सो इनको स्टैट से बेहतर चीज़ देनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा हमने इसी शो पे वो खबर की थी कि GOR बन रहा है ना डिफेंस फेज 9 में। जी जी। तो ये शायद उसी में बन रहे हो, क्योंकि उसमें था कि जी लग्जरी अपार्टमेंट्स। तो मैं ये सोच रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स के शयाने शान नहीं है अपार्टमेंट। तो अब ये बड़ा अच्छा हुआ है कि वो इनको 2-2 कनाल के घर। सर देखिए, जब एक बंदा होता है जिसने बहुत संजीदगी से संजीदा काम करने होते हैं तो उसको चाहिए होता है माहौल। अपार्टमेंट में तो घुटन होती है। अब और 2 कनाल का घर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, उसके अंदर अच्छा सा लॉन भी होगा एक। तो लॉन में बैठ के सर जो फिर आप सोचते हैं ना, जो आपकी फिर एक वो थॉट प्रोसेस होती है अच्छा अच्छा ऑक्सीजन लेते हुए, उसका मुकाबला नहीं है। अपार्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो बाहर लॉन में वो रिलैक्स करके अपना बनाए और फिर जब निकलेंगे वो अपने दफ्तर जो साथ ही है बिल्कुल, तो ज़बरदस्त होगा ये। बिल्कुल सर, वो मेरा एक दोस्त है, वो शादी के बाद बड़े घर में शिफ्ट हो गया। तो उसने मेरे घर आना ख़त्म कर दिया। वो कहता है कि तेरा घर छोटा है तो मेरी ना सोच महदूद हो जाती है। मतलब बड़े कमरे में ना आपकी सोच भी वसी होती है, क्योंकि नज़र जब आपकी दूर तक देख पाती है ना तो आपका दिमाग दूर तक सोच पाता है। सर डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ना वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपको मतलब इंसान वैसे तो 20 फुट तक देख सकता है, 20 गज तक देख सकता है, सॉरी 20 गज है ना, ऐसी ही कुछ है। तो जितने भी गज तक देख सकता है कि ये सरकारी जो हमारे लोग हैं ना, ये क्यों है, ये क्यों ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये 100 गज तक देखते हैं। अब आप उनको एक कमरे में बिठा रहे हैं जिसकी दीवार ही खत्म हो जाती है 20 गज के ऊपर, तो वो क्या सोचेगा। सर 100 यार्ड्स एवरी वे देंगे तो फिर ये जाएंगे। सर इसमें तो मुझे कोई हमने गैर मनफी बात की नहीं, है मुस्बत सारा। वाह सर, आगे चलते हैं। बिल्कुल, इस पे तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। सर अगली अपनी मजेदार है, यह है जी कि जो ये शिवाजी साहब ने एक ये टैक्स ओरिएंटेड कोई कॉन्फ्रेंस थी या तकरीब थी जिसके अंदर शिवाजी साहब ने कहा कि जो आपके मेजर टैक्स पेयर, जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं आपके मुल्क के, उनको जो है ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा और वो उनको एजाजी सफ़ीर का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। जी वेरी गुड। ये जो आपके टॉप लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, वो सियासतदान भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। आप अगर इसकी मतलब पूरी तफसील भी होगी आई एम श्योर, लेकिन हम कर लेंगे कभी डिस्कस। वो उसके अंदर बताया होगा कि जी इतना टैक्स होगा तो आपको ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, और उसके नीचे वाले प्राइस नहीं बताए हमें, लेकिन हमें ये बताया कि मेजर टैक्स पेयर्स को होगा। तो इसके अंदर आपके बस जो बड़े लोग हैं जो ज़्यादा टैक्स देते हैं और डिक्लेयर्ड है उनका सब कुछ जो है उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है, ताकि बाकी अवाम भी, आप और मेरे जैसे जो है हम भी मोटिवेट होएं, ताकि हम भी ढेर सारा टैक्स दें और हम भी इस पॉइंट तक पहुँचें कि हमें ब्लू पासपोर्ट मिल जाए। लेकिन मसला ये है कि ज़्यादा टैक्स देने के लिए ज़्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं और वो अभी नहीं हो रहा। तो एक दिन सर कर लेंगे। सर आइडिया तो मुझे लगता है ये मियां मंशा साहब का होगा लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें, क्योंकि वो ऐसे मियां साहब को ब्लू पासपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ वैसे मतलब बंदे के पास $1 बिलियन हो ना तो उसको चाहिए चाहिए नहीं होता कुछ चीज़। लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ है, इसी बहाने मतलब मरी ब्रूरी वालों को भी मिल जाएगा, कोयटा डिस्टिलरी वालों को भी मिल जाएगा। सर बहुत बड़े टैक्स पेयर्स हैं। फिर और दूसरी बुनियादी बात ये है कि अच्छा, ये मैं बड़ी सदके दिल से कह रहा हूँ, इसमें कोई मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसकी वजह ये है कि यार आप इंसेंटिव दो ना ताकि फिर टैक्स लोग दें। मतलब अगेन इंसाफ तो आप दे नहीं सकते। आप सरकारी दफातर में काम तो गरीब आदमी का करवा नहीं सकते या अमीर आदमी का भी नहीं करवा सकते। तो पीछे यही रह गया, कुछ तो दो ना इंसेंटिव, खाली डंडे से टैक्स निकलवाना जो है ना वो नहीं हो सकता। सर वैसे अगेन मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा अपना अपना हैट उसके ऊपर इन द गेम के हमसे मशवरा अगर करें तो आप और मैं मिलकर बड़ी ज़बरदस्त प्राइस लिस्ट दे सकते हैं स्लैब वाइज। मतलब ये तो अल्टीमेट टैक्स पेयर के लिए है ना कि आपको पासपोर्ट ही सफ़ीर वाला करती है, वो तो गेम ही और है। बस सफ़ीर के पासपोर्ट आपको पता है ना सर, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट पे आपका अलहदा काउंटर है। मतलब आपने नहीं बाकी रिफ रैफ के साथ नहीं, आपका अलहदा काउंटर है। तो बाकी सर उससे बेहतर हो तो आप एक आईफोन देते, मतलब
सर वो खुद तो नहीं रखेगा, इतना बड़ा टैक्स पेयर है, लेकिन उस आईफोन को वो किसी को आगे दे सकता है, मतलब किसी को वो और मतलब बेनिफिट के लिए, या आप किसी को एक बिजनेस क्लास रिटर्न टिकट्स दे दें तुर्की की या थाईलैंड की। सर इसमें वो कमाल बताए, आईफोन से मुझे आइडिया सर आया कि ये एप्पल को ऑर्डर दे के बनवाए सब्ज रंग के आईफोन, जो कि सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है एज अ गिफ्ट। वाह सर, जिसके पास वो हो, इसका मतलब है कि सरकार का। सर एप्पल को कहने की जरूरत नहीं, फी सेंटर जो है वो बंदा फौरन वो लगा देगा यूं करके। लेकिन सर ये आप देखें, अब मेरा भी सर देखें ना, डेप्थ ऑफ फील्ड लाइए तो ज़हन खुला है कि आप कितने जबरदस्त प्राइस यहाँ रुके क्यों हैं। ये आप तमाम नीचे तक, मतलब एक बंदा आप फाइलर के लिए भी कर दें भाई जी, अगर आप फाइलर हैं तो आपको जुबली मिलेगी, मतलब कुछ तो मिले ना सर, अगला कुछ होएगा। बिल्कुल। तो सर ये बेहतरीन, जबरदस्त। सर अब आ जाइए जरा संजीदा खबरों का। तो सर ये जरा आप रेडी रहिएगा। गैस बिलों में रियायत स्लैब खत्म, यकसा रकम मुकर्रर कर दी गई है। तो रकम मैं आपको बताता हूँ, आपने सीट पकड़ लेनी अपनी। तो सर एक MBTU इस्तेमाल करने पर 4,500 रुपये एक MBTU पर, और आप मुझे बता रहे थे इस वक्त जो है वो कीमत उसकी को मेरे ख्याल में 200-300 रुपये, 280 रुपये बकौल मैं सुन रहा था उसको, अमार खान को। इस वक्त एक MMBTU 280 रुपये का, और ये होने जा रहा है 4,500 रुपये का। और 4,500 रुपये में टैक्स शामिल नहीं है। हाँ जी, इसमें टैक्स भी लगेगा, टैक्स तो देना है। वो देना है। और ये तमाम इंडस्ट्री, कमर्शियल, आपका एक्सपोर्ट, आपका रेजिडेंशियल, सब के लिए जो शख्स गैस, सर ये सर जो गैस बम था, ये गैस बम आ गया, जो कि हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि गैस बम आ रहा है। अभी हालांकि ये मतलब अभी पास नहीं हुआ, बट ये पास हो जाना है। ये तो IMF से आ रहा है ना। हाँ, असल में शायद इसमें थोड़ी सी कमी हो जाए। सो अगेन अमार खान को मैं सुन रहा था, ये जो एक MMBTU है ये हमें मिलता है इस वक्त 280 रुपये का, हम सरकार दे रही है लोगों को। 280 रुपये बनते हैं कितने, $1। अमेरिका, यूरोप वगैरह में जो रेजिडेंशियल को पे करना पड़ रहा है एक MMBTU का, वो है $10 to $11। ओके, सो हमने एट पार आना है विद देम। लेकिन $10 भी ये नहीं बने ना। एग्जैक्टली। सो ये $10 से ऊपर निकल गए, ये आ गए जज्बात में। ये $40-50 पे चले नहीं, 40-50 तो नहीं, $40-50 तो शायद इससे ज्यादा बनते हैं। क्योंकि 227,000 रुपये बनेंगे ना $100। हाँ, तो 14,000 रुपये या 15,000 रुपये बनेंगे $50। तो लेकिन बहरहाल सो 10 से ज्यादा है, 10 से मुझे भी लगता है ज्यादा है। सो $10 पे या $11 पे अगर तो इनको आना पड़ेगा, कम वोट में किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, ये आना ही पड़ेगा सर। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अदरवाइज जो है वो आपका सर्कुलर डेट जो है वो छतें पाड़ के पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। सो उसमें अमार खान भी ये कह रहा था कि जी आप ग्रेजुअली आज से कुछ साल पहले करना शुरू करते तो अब ना फटता गैस बम। दूसरी चीज़ ये है कि लोग शायद आहिस्ता आहिस्ता अप्लाइंसेस अपनी शिफ्ट करना शुरू कर देते बिजली पे। अब आपने जब बिल्कुल ही फाड़ दी है तो अब फट जाएगी, सबकी फट जाएगी। समझ नहीं आएगी कि अप्लायंस लेनी है नहीं लेनी। सर दूसरा एक और मसला ये होता है कि वो अभी तो आपने गैस इलेक्ट्रिसिटी स्टोव लेके उस पर खाना बनाना सीखना है। उसकी वजह ये है कि वो इस तरह थोड़ी होता है कि यूं किया तो फ्लेम ज्यादा और यूं किया तो फ्लेम कम। उसमें तो अभी आप पहले कम से कम 14-15 हांडियां जलाओगे। सर उसके अंदर हाथ सेट करना पड़ेगा, कब आपने मसाला डालना है, कब वाला आया है, ये बड़ी सर मसले वाली चीज है। हाँ, सो क्योंकि अब जाना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पे पड़ेगा, गैस तो बारे में नहीं रहेगी, गैस बारे में नहीं रहेगी। और सर मैं कहता हूँ $10 भी कर दें, ये चले $15-16 बन जाता है, वो $10 भी कर दें, $10 भी बारे में नहीं है तो $10 भी बारे में नहीं है। मैंने तो सो बुनियादी बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की वही चीज़ है कि नंबर एक, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पे शिफ्ट होना शुरू होंगे। रेजिडेंशियल एटलीस्ट, वैसे तो खैर कमर्शियल भी हो रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ भी हो रही हैं। दूसरा एक और चीज़ ये है कि बिजली का वही बात है ना कि जितनी आप इस्तेमाल करोगे उतनी सस्ती होती जाएगी, और उसकी वजह ये है कि वो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो उतने कम होते जाएंगे क्योंकि आप इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो। तो फ्यूचर जो है वो वही है, ये तो गैस से तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। सर आपने जो बात की कि कुछ साल पहले ये करना शुरू कर देते, वो मसला है ना सर उस चीज़ का। कुछ साल पहले हमारे बहुत गैस थी, इस मुल्क में गैस बहुत थी ना सर। असल में ये था कि और हमें लग रहा था कभी ख़त्म नहीं होगी, और वो ख़त्म होना शुरू होगी। और एक तो ये कि आपको थोड़ी जो किल्लत भी महसूस हो रही है, एक तो मतलब वो भी है, दूसरा ऑब्वियसली कॉस्ट फैक्टर सारा आ गया बीच में ना। आप मुफ्त क्यों दें, आप सब्सिडाइज कर रहे हैं चीज़ को।
तो बस ठीक है। बट इसको सर ये इसकी राइट प्राइस नहीं हो सकती, ये ओवर एंड अबव भी कर दी इन्होंने थोड़ी सी। ओवर एंड अबव भी कर दिया। अभी इसमें हुकूमत ने क्रेडिट भी तो लेना है ना कि जी समरी इतने की आई थी, हमने इतनी की है। तो वो भी है। फिर तीसरी चीज़ ये भी है ना कि अगेन हमारे से टैक्स रिकवरी तो हो नहीं रही, हम तो टैक्स टारगेट भी मीट नहीं कर रहे, हमारे तो एक्चुअली फाइलर्स कम हो गए हैं ज़्यादा होने के बजाय। तो उसका सरकार का जो आसान तरीन तरीका होता है वो यही होता है कि बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो। वैसे तो खैर फिर भी बात है, पेट्रोल पे भी हम सब्सिडी देते ही हैं। तो बस ये हम पीछे कुआं आगे खाई फंस गए हैं सर। ये वही वाली बात जो हम अभी सारे शो में करते रहे हैं, जो हमारी शो की थीम रही है कि ये सारे वो मसले हैं जिसकी वजह से लोग सोचते होंगे यार ये पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आते पा रही, मतलब वो भी डालें कढ़ाई के अंदर अपना भी हांडी में कुछ। ये वजह कि वो उनको पता था कि ये सब कुछ जो है ये आने वाला ही होने लगा है, और ये तो भी शुरुआत है। पीपल्स पार्टी डसी हुई भी तो है ना। 2008 में जब ये आए तो वो आपको याद होगा कि क्राइसिस सबसे बड़ा था इलेक्ट्रिसिटी का, और लोड शेडिंग होती बहुत ज़्यादा। अच्छा, और करंट अकाउंट अगेन छत फटी हुई थी। मुशर्रफ साहब जो छोड़ के गए थे वो इससे भी बुरा था। और उन्होंने बजाय के लोन पकड़ के और तेल साड़ के बिजली बनाने के, उन्होंने कहा जी बस ठीक है फिर लोड शेडिंग ही इंजॉय करो। और उसके बाद 2013 के बाद कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में वाइप आउट हो गई थी। हाँ, अच्छा उसके बाद फिर हुकूमत आई मियाँ साहिबान की। एक तो इनको जाहिर है कंडीशन करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे मिला क्योंकि उन्होंने 5 साल बनाई ही नहीं बिजली, ठीक है। इनको जब वो बेहतर मिला इन्होंने लोन कर दिया, काम लेके साड़ के तोड़ के रख दी। फिर उसके अलावा इनको पेट्रोल प्राइस भी पूरी दुनिया में क्रैश कर गई इन्होंने। और सर ये वैसे मियाँ साहब की स्किल थी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर आते थे तो पेट्रोल गिर जाता था, ये थी बात सर। लेकिन फिर वही बात है, वो सर्कुलर डेट तो हमारा चढ़ा गया ना। सर अब ये पाकिस्तान वही लूप में फंस गया है, 5 साल का ये लूप है कि, और अब शायद लूप वो छोटा हो जाए कि हम 5 साल ऑस्टेरिटी करते हैं, फिर हमारे को सर्कुलर डेट या कलर डेफिसिट वो थोड़ा सा कम होता है, फिर हम रज के बोरोइंग करते हैं, और बोरोइंग करके भी हम उसको ये नहीं है कि कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई लोगों को स्किल कर रहे हैं, लोगों को कुछ सिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं, पेट्रोल पे सब्सिडी दे दो, साड़ के बिजली बना दो, बस ये करते हैं। उसके बाद फिर ऑस्टेरिटी आती है, और वही बात है कि ये 5 साल वाला साइकिल जो है ये अब छोटे से छोटा होता जाएगा। और सर इसमें एक और बात भी है कि हमारी एक तनकीद का एक रुख होता है हमारा कि ये जो फाइनेंस के लोग हैं इस हकदार साहब पे आप और मैं करते हैं, मतलब वो तो हम चले मतलब हमारी मोहब्बत है उनसे, प्यार से करते हैं हम, तो ऐसी को हमारा कोई ज़ाती मसला तो किसी से भी नहीं है। लेकिन औरंगजेब साहब का ये सुना था कि ये आए हैं तो ज़रा एक टेक्नोक्रेटिक अप्रोच आएगी और सब कुछ आएगा, लेकिन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इस किस्म की चीज़ के ऊपर ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके भी हाथ बंधे होते हैं। ये वो शराइतें हैं जो अगर आप लॉन्ग बिग पिक्चर अगर देखना, फाइनेंस मिनिस्टर देखता है बिग पिक्चर कि जी हम ये सारी शराइत मानेंगे तो हमें इतने पैसे मिलेंगे ताकि मैं अपनी फिर जो आगे की फिजिबिलिटी है मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। तो ये IMF की तरफ से अगर ये चीज़ आ रही है, ये पहले इलेक्शन से पहले भी था ये कि गैस के अंदर बहुत इजाफा आएगा प्राइसेस के अंदर, तो उसकी शुरुआत है। तो आप उस तरह ब्लेम नहीं कर सकते कि ये एक बंदे का मसला है, ये इसके अंदर पीछे कुछ 100 बंदा है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। और जैसे आपने कहा 4500 शायद ना हो, शायद 3500 रुपये हो जाए, बट फिर भी एक बहुत ड्रास्टिक किस्म का और बहुत बड़ा चेंज है। और ये उस किस्म की सर चीज़ है जिसको लोग इतना हाईलाइट नहीं कर रहे। ये पूरे अवाम के अंदर एक कल्चर चेंज आएगा। बुनियादी बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ये तो होना ही था, कोई भी पार्टी होती है, और ये होना चाहिए भी है। अगेन हमें मतलब एट पार तो होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जितने की मिल रही है यहाँ पे भी उतने की मिलनी चाहिए। सब्सिडी तो नहीं दी जा सकती इतने लंबे अरसे के लिए। लेकिन आप ये देखिए ना कि ये ओवर एंड अबव भी तो ये गए हैं ना। इसी तरह अब बिजली देख लें आप, बिजली भी अगेन वो अमार खान का मैं सुन रहा था, तो आपकी टोटल जो जनरेशन कॉस्ट है यूनिट की वो 10 रुपये, उसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी डाल लें तो वो 15 रुपये है, ठीक है। तो ये हो गए 25 रुपये, आपको यूनिट मिल रहा है 55 रुपये का। ये जो आपने इतने सारे उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए हैं, और उसकी वजह ये है कि अगेन आप से इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही, और आप करना भी नहीं चाहते। मतलब उनको क्या प्रॉब्लम है IMF को, अगर आप उनको किसी और हेड से पैसे निकाल के ग्रोथ दिखा दो या उनको पैसे वापस कर दो, वो तो नहीं कहते कि आपने ज़रूर बिजली महंगी करनी है, वो तो क्योंकि आप खुद तंग आके कहते हैं।
बुनियादी बात ये है कि सर इस वक्त जितने लोग हैं जो हमारी पॉलिसी मेकिंग करते हैं या पॉलिसी मेकिंग के अलावा मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट है मतलब वो सब इन्वेस्टेड हैं यहाँ पे रियल एस्टेट में। ठीक है, मतलब अगर रियल एस्टेट का पटाखा बच जाता है तो ये तो इधर ब्लड बात है। अब वो उसको बचाने के चक्कर में आप गरीब की बिल्कुल ही। और सर यही अभी आप, मैं रिसेंटली ही किसी 2-4 लोगों को मिला जो कि प्रॉपर्टी से उनका बहुत ताल्लुक है, मतलब वो इन्वेस्टर्स भी हैं और वो काम भी करते हैं इस चीज़ का। उन्होंने कहा जी कि अभी ये वक्त है, हमें नई गवर्नमेंट आ गई, हम सबको कह दिया गया कि ईजी हो जाओ, थोड़ी सी ही देर के अंदर मामला ठीक होंगे, प्रॉपर्टी वापस जंप अप करेगी। तो आपकी वाली बात जो है वो होगी सही ना, वो कह रहे हैं सब कह, और ये वो लोग नहीं है जो एवं ही मारेंगे, मतलब इनका अपनी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर और इन्होंने बहुत लोगों का पैसा डाला हुआ है उसके अंदर, तो ये अगर नहीं करेंगे तो चुके भी जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि सर अब ठीक होना पड़ेगा। तो वही मसला है ना, ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि हुकूमत फिर वो जो कुछ बनेगा वो उधर फेंकेगी सर। सो ये हम फंस गए, लूप है बस। चले इसमें मुस्बत पहलू जो है वो शायद ये है कि रोटी कम खाएं, रोटी कम खाएं। गर्मी के मौसम में हो रहा है ये, शुक्र सर्दियों में नहीं किया जब गैस की और जरूरत होती है, ये बात हो सकती है। और तीसरा जो रफ एंड टफ हो, आपको हीटर की जरूरत नहीं है, गीजर की जरूरत नहीं है, स्किन के लिए खराब होता है गर्म पानी। ठंडे से नहाएं, ठंडे से नहाएंगे तो बॉडी शॉक में जाएगी, वेट कम होएगा। और सर लास्टली जिन लोगों ने इस एंटिसिपेशन में ढेर सारे इलेक्ट्रिक नोयत के गीजर और चूल्हे और वो मंगवाए हुए हैं, वो भी तो कारोबारी लोग हैं, उनकी मौजी हैं बिल्कुल। और जिन्होंने ऑलरेडी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इलेक्ट्रिक गीजर्स वगैरह पे शिफ्ट हो गए हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव पे शिफ्ट हो गए हैं, उनकी दीदा बीना पे हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल। और लास्टली सर देखें, हर चीज़ में जिद्दत लानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारे जो ये फ़ोन्स यहाँ बन रहे हैं, मतलब जो हैं चाइनीज़ और कोरियन प्रोडक्ट्स के, उनके अंदर एक पाकिस्तानी फीचर दिया जाए कि आपके फ़ोन के अंदर हैंड हीटर हो। सर कुछ गाड़ियाँ आपको पता है स्टीयरिंग हीटेड होता है, तो ये कितनी मसले वाली बात है। एडिड लेयर डाल के आपने फ़ोन से अपने हाथ गर्म करें, अगली सर्दियों की तैयारी आज। सर वो उसका ना एक तरीका है, वो फीचर है ऑलरेडी। अच्छा। वो आपके ना असल में घर में कोई वो यंगस्टर नहीं है। अच्छा। सो ये जो यंगस्टर है ना, जो जानू मानू करके बात करते हैं पूरी पूरी रात, तो वो 6-7 घंटे बाद ना फोन फुल गर्म हो जाता है। तो आपने फोन भी चले सर ये अच्छा एक और कर लेते हैं खबर। ये मरीन नवाज साहिबा ने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम, सर बिजली की हम बात कर रहे थे कि रोशन घराना प्रोग्राम का आगाज़ 50,000 सोलर सिस्टम देंगे। तो ये 1-1 किलोवाट के 50,000 सिस्टम्स हैं, कुरंदाजी से ये बांटे जाएंगे लोगों को। और 1 किलोवाट के अंदर इसके अंदर सोलर पैनल है, सोलर पैनल इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ बैटरीज भी हैं, पूरा सेटअप जो है लोगों को देंगे। हाँ जी, ये उन लोगों की कुरंदाजी करवा रहे हैं जिनका मंथली यूज़ 100 यूनिट से कम है, उनमें ये बांटेंगे 50,000। और ये अच्छा है, मतलब अगेन अच्छा है ये। और इसके अलावा जो बैंक्स को ना चाहिए कि लोन देना शुरू करें इसके लिए, तो बैंक दे रहे हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, मुनासिब इंटरेस्ट पे दे रहे हैं बैंक्स। दूसरी चीज ये है कि मैंने एक और चीज जो सुनी थी, मतलब बीच में तो ये खत्म ही हो गया था, अब शायद दोबारा शुरू हो गया, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मेरे 1-2 दोस्त जब गए तो उन्होंने कोलेट्रल पे घर के कागज ही मांग लिए। तो लोन है तो वो थोड़ा सा कोलेट्रल भी कम करें, मतलब वेस्पा के कागजों पे दे दें, गुर्दा नहीं आपके पास ही रहे, अलाउड हो कि यार अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो तहसील है ना, ये भी हो सकता है। बट सर ठीक है 1 किलोवाट चले, ठीक है बहुत लोग, अब तो ज़ाहिर है सोलर की तो कोई एंडलेस कैपेसिटी है, आप मतलब मेगा वाट के भी लगे हुए हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बट इसका फ़ायदा है, यही मौसम है लगाने का, अभी धूपें और मज़ीद बढ़ेंगी, गर्मी आएगी तो लोगों का फ़ायदा है। और सोलर के तो आपको पता है ये शो सोलर के हक़ में है, ये ग्रीन शो है, तो इसके हक़ में। बाकी ये हम ज़रूर देखना चाहते हैं कि ये मरीम नवाज साहिबा के तमाम तर जो प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर ये एक इजाफा हो गया एक का कि, और इनके मंशूर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने कहा था हम करेंगे बतौर पार्टी, तो उसके पैसे जो हैं वो कहाँ से आएंगे, मज़ीद लैंडिंग होगी। अच्छा सर मैं सॉरी मैं ऐड कर दूँ, आपने नहीं आपकी नज़र से गुजर गया, हमारे शो के ऊपर एक शख्स ने कॉमेंट किया हुआ है और ये हम पता भी करेंगे। उन्होंने कहा यार कि थोड़ी बात करें, ये वॉल्टन रोड जो है, ये जो खुद के तबाह हो पड़ी है, ये कब होगा। उन्होंने नीचे लिखा कि नकवी साहब होते तो ये बन जाती। तो वो नकवी साहब का फ़ैन है, हमारे शो पे कमेंट किया हुआ है। तो इसका जवाब ये हमें नहीं पता। इसकी खबर कभी पहले तो आती होती थी, जैसे ही जब ये
केयर टेकर सेटअप गया है और इलेक्शन के बाद एक दो की खबर आती थी कि जी फलानी जगह इतनी पाइलिंग हो गई है, फलानी जगह इतना कुछ लग गया है। अब बड़ी देर से हमारी नज़र से खबर नहीं गुजरी कि CBD और ये वॉल्टन की अपडेट आई हो, तो हमें नहीं पता कब बनेगा। हाँ, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये जो बात है ना कि वो होते नकवी साहब तो यूं होता, तो वो नकवी साहब ने जितना रिकॉर्ड लोन जो चढ़ाया है रिकॉर्ड ये लोकल बैंक्स में काकड़ साहब वाली टेन्योर में, तो जिस तरह से वो कर रहे थे उस तरह तो कोई भी कर सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह वो नून लीग कहती है कि हमने 2013 में आके अंधेरे खत्म कर दिए, हमने लोड शेडिंग का मसाल कर दिया। वो जो जिस तरह आपने किया था उस तरह मैं भी कर सकता। हाँ बट चले सर, तो वो भी बन जाएगा इंशाल्लाह। जाहिर है उससे ट्रैफिक का एक निज़ाम है तो थोड़ा सा मसले मसाइल हैं, लेकिन कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर 12 सर इजाज़त लेते हैं आज के लिए इतना ही, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।